हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जॉइंट वेंचर कंपनी का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ ए कंपनी, उसके बाद में मेरिट्स ऑफ ए कंपनी, डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी हम कर चुके हैं और कंक्लूजन की भी बात कर चुके हैं। किस तरीके के बिजनेस को कंपनी फॉर्म को एडॉप्ट करते हुए मार्केट में बिजनेस को रन करना चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी डिवाइड कंपनी इन 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हम कंपनी को डिवाइड करते हैं उसके मालिकाना हक के बेसिस के ऊपर कि उसके मालिक कौन है, वो डिसाइड करता है कि कंपनीज कितने तरीके की होती हैं। तो 3 तरीके की कंपनी होती है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी, सेकंड होती है पब्लिक कंपनी और थर्ड कंपनी होती है 1 पर्सन कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी है वो अभी 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद से ही इंडिया के अंदर अलाउ की गई है, जो एक अच्छा ऑप्शन होता है कंपनी का। आजकल काफ़ी लोग इस 1 पर्सन कंपनी को अडॉप्ट करते हुए मार्केट के अंदर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे एग्ज़ाम को कंसिडर करते हुए जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हमने क्या किया है, ये क्लासिफिकेशन किया है कंपनी का। पहला है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी, तीसरी है 1 पर्सन कंपनी। तो पढ़ते हैं हम प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज और सच। प्राइवेट कंपनी उससे बोला जाएगा जिसकी पेड अप कैपिटल क्या होगी, 1 लाख होगी। उससे बड़ी भी हो सकती है पर मिनिमम 1 लाख रुपए पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल बोले तो आपको कंपनी को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसको आप एज ए इनिशियल पैसा आप उस कंपनी में डालोगे, उसके बाद में आप कंपनी को रन करेंगे। तो 1 लाख रुपए का आपके पास होना क्या है, आवश्यक है। उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। 1 लाख से ज़्यादा भी आपकी पेड अप कैपिटल हो सकती है, वो आपको अपने कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या होता है, ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी बोलते किसको है। पहला पॉइंट तो हो गया कि 1 लाख का क्या होना चाहिए, पेड अप कैपिटल होना चाहिए। अब इसके कुछ 1-2 फीचर हैं, वो देख लीजिए। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो इसके क्या है शेयर होल्डर हैं, वो फ्रीली अपना शेयर क्या मार्केट में बेच नहीं सकते। इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने फीचर्स की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर एक फीचर होता है कि आप फ्रीली अपना शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। और उस पॉइंट को समझाते वक्त मैंने बोला था आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए। उस बात को मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप अपने शेयर को ओपनली किसी को बेच नहीं सकते, अपनी इच्छा से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एक कमी रहती है प्राइवेट कंपनी की। नेक्स्ट है लिमिट द नंबर इट्स मेंबर टू 200। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो उसके मेंबर रहते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं, वो कितने रहते हैं, मैक्सिमम 200 रह सकते हैं। अब 200 की काउंटिंग कैसे होगी, अगर किसी एक शेयर को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिल के परचेस कर रखा है तो इस रूल के अकॉर्डिंग वो एक ही क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक प्राइवेट कंपनी है, उसका एक शेयर 10,000 रुपये का है और मैं उसका एक क्या हूँ, शेयर होल्डर हूँ, और मेरे दोस्त ने 5-5 या 2,000 जैसे भी हमने एग्रीमेंट किया है, हमने मिल के उस एक शेयर को परचेज कर रखा है। इस केस में हमें जो है ये 200 नंबर का जो काउंट है ना, इसके अंदर हमें एक ही कंसिडर किया जाएगा, इतना आप ध्यान रखें। और इसका थर्ड फीचर रहता है, ये प्रोहिबिट करता है कि आप पब्लिक से डायरेक्ट अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो इस कंपनी को अगर आप बनाएंगे तो आप शेयर होल्डर कहाँ से लाएंगे, आप डायरेक्ट पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जैसा कि एक पब्लिक कंपनी में होता है। हम आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये इस कंपनी में फिर शेयर होल्डर आएंगे कहाँ से, एक पर्सन है जो क्या करना चाहता है, उसके पास कोई आइडिया है बिजनेस का और एक प्राइवेट कंपनी वो एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो वो अपने सिर्फ नॉन पर्सन्स को क्या करता है, उसमें इन्वाइट करता है।
जो ऐसे पीपल होते हैं जो उनको डायरेक्टली जानते हैं या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होते हैं, और वो उस आइडिया को देख के वो इंटरेस्टेड होते हैं कि इस आइडिया के अंदर बिजनेस पोटेंशियल है, और वो क्या करते हैं, उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपना पैसा उस कंपनी में डालते हैं। इस तरीके से वो शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं, जिनको मेंबर्स मान लो आप, वो इकट्ठे होते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। वो इस तरीके से ये शेयर होल्डर आते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एडवर्टीजमेंट डाल दें न्यूज़पेपर में या किसी ऑनलाइन पब्लिकेशन हाउस में आप अपना एडवर्टीजमेंट डाल दें, तो ऐसा करना इसके अंदर इलीगल होता है, ऐसा आप नहीं कर सकते। सेकंड होता है पब्लिक कंपनी। सेकंड टाइप की कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 271 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच, जो ऐसे दो फीचर कर रही है उसे क्या बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो क्या बनेंगी, पब्लिक कंपनी बनेगी। हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज और सच हायर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम आपको कितना पेड अप कैपिटल चाहिए, 5 लाख रुपए का चाहिए एक पब्लिक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज देख लें, प्राइवेट कंपनी का जो नाम होता है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उनके पीछे डायरेक्ट लिमिटेड लिखा रहता है, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहता। एक इसमें एक्स्ट्रा जानकारी ये रहती है कि अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को अपने अंडर में ले लेती है, मतलब एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक पब्लिक कंपनी उसके शेयर खरीद लेती है, तो उस केस में जो प्राइवेट कंपनी है, जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसको भी क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। और आप ये देख लीजिए कि कब एक प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है या सब्सिडरी कब माना जाएगा, जब 50%, यहां आप आगे देखेंगे नोट के अंदर, ए कंपनी इज ए सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी if the other company controls the composition of its board of director or if the other company holds more than 50% of its equity share capital। अगर वो कंपोजिशन जो है प्राइवेट कंपनी का, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है, या तो उसको कंट्रोल कर रही है या फिर उस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर किसने परचेज कर रखा है, किसी पब्लिक कंपनी में, उस केस के अंदर जो वो प्राइवेट कंपनी है वो क्या मान ली जाएगी, उसकी सब्सिडरी मान ली जाएगी। और अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, इस केस में उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है कि कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कितनी, जितनी उन्होंने उस कंपनी के अंदर शेयर अपना डाला है, जितना पैसा उन्होंने डाला है, बस उतने ही पैसे के लिए वो क्या होते हैं, लायबल होते हैं। तो इस कंपनी वाले केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास में। अब आता है जो एकदम सबसे नया फॉर्म है, 1 पर्सन कंपनी, OPC इसको बोलते हैं, जो अभी 2013 के अंदर जो एक्ट आया था, इसके अंदर ही इस टाइप की कंपनी को बनाने की परमिशन मिली है। द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मिंग ए पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द 2013 एनेबल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी 1 टाइप कंपनी। 2013 का जो न्यू कंपनी एक्ट आया था उसके अंदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी तो पहले 1956 वाले एक्ट से ही बनती आ रही है। एक नई टाइप की कंपनी को बनाने की परमिशन दी गई, जिसे बोलते हैं वन पर्सन कंपनी या OPC बोलते हैं। OPC मीन्स ए कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। एक कंपनी ऐसी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, उसका मेंबर है और उस कंपनी को चला रहा है। कुछ आप इसको ऐसे मान लें कि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो होता है, अकेला आदमी होता है और वो पूरे बिजनेस को चलाता है, वो उसका करता धरता होता है, वो ही इसके अंदर क्या किया जाता है, 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही आदमी होता है जो उस पूरी कंपनी को चलाता है। रिक्वायरमेंट क्या रहती है, 1 पर्सन कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लें। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ स्पेशल हैं। पहली रिक्वायरमेंट है रूल 3(1) जो कहता है, वो क्या कहता है, ओनली ए नेचुरल पर्सन, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही क्या बना सकता है, कंपनी बना सकता है, इज एन इंडियन सिटीजन, और वो इंडियन सिटीजन होना भी जरूरी है। एक इंसान, जिंदा इंसान, और ऊपर से इंडियन सिटीजन ही क्या बना सकता है, एक OPC बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। और एक आदमी एक से ज्यादा OPC ना तो बना सकता है और ना ही उसका क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है। शैल बी
ए रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. मतलब एक आदमी एक कंपनी के अंदर क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, और एक कंपनी के अंदर ही क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है. एक से ज़्यादा के अंदर एक आदमी नहीं बन सकता. अच्छा, एक यहाँ पे केस आया था कि वो लोग जो इंडियन क्या है, सिटीजन तो हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट तो हैं, पर वो इंडिया में रहते नहीं हैं, वो विदेश में रहते हैं, वो लोग भी क्या नहीं कर सकते, 1% कंपनी को नहीं खोल सकते. क्योंकि आपने देखा यहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया, उसका रहने का स्थान भी क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए. मतलब इंडिया की नागरिकता होने के साथ साथ वो इंडिया में ही रहना जरूरी है, तभी वो क्या बना सकता है, 1% कंपनी बना सकता है. ओपीसी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ. ओपीसी को जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाएगा पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में. किस केस में कर दिया जाएगा? When the paid up share capital of an OPC exceeded 50 लाख रुपीस. अगर पेड अप कैपिटल्स 50 लाख से ज़्यादा चला जाए, पेड अप कैपिटल मतलब जितना पैसा उनके मेंबर्स ने उस कंपनी में लगाया है, और ओपीसी के केस में एक ही मेंबर होता है. अगर उसने 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल उस बिजनेस में डाल दिया, उस कंपनी में डाल दिया, उस केस में ओपीसी का है ना 1% कंपनी का जो एंटाइटल है वो उसका सीज कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा. अब उस पर्सन को या तो अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाना पड़ेगा, या फिर उसको अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा. समझ में आया? और द एवरेज एनुअल टर्नओवर. पहला केस है कि कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा चला जाए, या फिर उस कंपनी का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से एक्सीड हो जाए. एक साल का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज़्यादा चला जाएगा तो उसका जो ओपीसी का एंटाइटल है वो सीज कर दिया जाएगा. It shall cease to be entitled to continue as a 1% company. 1% कंपनी के बारे में हमें इतना ही जानना है कि एक आदमी, जिंदा आदमी. अच्छा, हमने इसके बारे में बात नहीं की कि जिंदा आदमी से क्या मतलब है. इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी लॉ 2013 के अंदर रजिस्टर हुई है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और एक दूसरी कंपनी है वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है. वो दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं. वो जिंदा ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, पर वो पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं. ऐसा इस केस में मनाही है. मतलब अगर कोई कंपनी है, जैसे आपने देखा कि प्राइवेट कंपनी जो है उसका कंट्रोल कौन ले सकता है, पब्लिक कंपनी ले सकती है. एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को क्या कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है. पर एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी वो किसी ओपीसी का क्या नहीं बन सकती, मालिक नहीं बन सकती, क्योंकि ओपीसी के अंदर एक ही मेंबर होगा, और वो मेंबर कौन नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता. बस इसका इतना आपको इतना ही समझना है कि एक मेंबर जो होगा वो जिंदा आदमी का होना ही जरूरी है. ठीक है, जिंदा आदमी होगा तभी वो ओपीसी बना सकता है. इंडियन सिटीजन होगा और इंडिया के अंदर ही रह रहा होगा तभी वो ओपीसी को बना सकता है. और एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर एक आदमी एक से ज्यादा ओपीसी ना तो बना सकता है, ना ही एक से ज्यादा ओपीसी का वो क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है. अगर ओपीसी का आपने पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा लगा दिया तो आपकी ओपीसी की क्या कर ली जाएगी, जो एंटाइटलमेंट है वो सीज कर दिया जाएगा. अगर आपके ओपीसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा चला जाता है तब भी आपसे ये जो फीचर है वो सीज कर लिया जाएगा. उस केस में आपको या तो अपने कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बनाओ, या फिर पब्लिक जो कंपनी है उसके अंदर आपको उसका ऑनरशिप ट्रांसफर करना पड़ता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिविलेज और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी. आपने देखा कि एक प्राइवेट कंपनी कौन बना सकता है, प्राइवेट कंपनी 2 लोग बना सकते हैं. इसके बारे में हमने बात नहीं की. प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 लोगों का होना क्या जरूरी है, और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं. 200 लोगों के अंदर 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर एक शेयर को परचेज करते हैं तो वो एक ही माने जाते हैं. और जो कर्मचारी होते हैं कंपनी के अंदर वो इसके अंदर मेंबर नहीं माने जाते, वो तो क्या होते हैं, पैसे दे के तनख्वाह पे रखे हुए कर्मचारी होते हैं. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है. 7 लोग मिलके कम से कम क्या बनाते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं. आगे बात समझ में. अब हम बात करते हैं प्रिविलेज क्या मिलती है एक प्राइवेट कंपनी को. प्राइवेट कंपनी को काफी सारे प्रिविलेज मिलते हैं, बात कर लेते हैं. एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के अंदर जो मेन प्रिविलेज रहती है, पब्लिक कंपनी के अंदर सरकार का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के अंदर सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होता है. वही आप इनके बीच में बेनिफिट्स देखेंगे. प्राइवेट कंपनी को वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता. पहला है, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स.
वेयर एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। 2 लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 7 लोग। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। भाई 2 डायरेक्टर होने से आप एक प्राइवेट कंपनी को चला सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर्स की क्या जरूरत पड़ती है हमें। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, वेयर एज इट इज मैंडेटरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू मेंटेन द इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स एक ऐसी बुक होती है, या आप एक ऐसा चार्ट समझ लीजिए जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं हमारी कंपनी में, कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनके बारे में डिटेल रहती है। ये जो लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी है पब्लिक कंपनी के अंदर कंपलसरी रहती है, प्राइवेट कंपनी में ऐसा रिकॉर्ड रखना कंपलसरी नहीं होता। ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट परमिशन, प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट से पूछे एक प्राइवेट कंपनी उसके डायरेक्टर को, मतलब अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, जबकि ऐसा पब्लिक कंपनी के अंदर नहीं होता। Whereas public company must take permission of government before giving loans to its director। एक पब्लिक कंपनी को गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ता है अगर वो अपने डायरेक्टर्स को लोन देना चाहती है, तो ये एक मुश्किल पार्ट हो जाता है, ऐसा जनरली नहीं देखा जाता। ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग and file a statutory report with the registrar, whereas it is essential for a public company। एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये कंपल्शन नहीं होता कि वो अपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को जमा करवाए, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है। 6th नंबर पॉइंट है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के रेगुलेट करने के लिए कितने डायरेक्टर होंगे, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, और उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, मतलब अपॉइंटमेंट करने का भी क्या प्रोसेस है, कौन इंसान, ऐसा कौन पर्सन है जो एक कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, ये सब डिसाइड करने के लिए मतलब फुल इंडिपेंडेंट होती है एक प्राइवेट कंपनी। उनका जैसा मन करे वो वैसे अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, उनको कितनी भी वो तनख्वाह उनको दे सकती है। जबकि whereas there are many restriction on the appointment, numbers and remuneration of directors of a public company। एक पब्लिक कंपनी का अगर डायरेक्टर कोई अपॉइंट होता है उसके लिए एक उनके फिक्स नॉर्म्स रहते हैं, एक प्रोसेस फिक्स रहता है, और परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप एक नंबर से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और अगर एक लिमिट से ज़्यादा उनको क्या देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, तब भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस। एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये कंपल्शन नहीं होता कि वो एक प्रोस्पेक्टस को इशू करे, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो प्रोस्पेक्टस इशू करे। आप अगर प्रोस्पेक्टस समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक कंपनी को जब मार्केट से इन्वेस्टर्स को बुलाना होता है तब वो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी जो ओपन मार्केट से लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकती अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी? बेफालतू का खर्चा क्यों करेगी? जबकि एक पब्लिक कंपनी जो है, अगर वो उसको मार्केट से इन्वेस्टर्स को इनवाइट करना है तो उसको तो प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा। आगे चीज समझ में। ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम अभी ये पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम देखेंगे कि एक कंपनी की जो बनने के कितने स्टेप्स होते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है, गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जबकि एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है, अगर आप देखें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद में ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो अप्रूव्ड करता है उस कंपनी को कि अब वो अपना व्यापार शुरू कर सकती है। चलो हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही फॉर्मेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन स्टेज। ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर जो एक पर्सन है उसको कोई आइडिया आता है किसी बिजनेस को लेके कि हाँ इस आइडिया से हम कुछ बिजनेस करेंगे, और फिर वो क्या करता है, उस आइडिया की टेस्टिंग करता है। वो प्रोफेशनल लोगों को हायर करता है और चेक करता है कि क्या ये आइडिया फीजिबल है,
ठीक है, क्या इस आइडिया को हम यूज़ करके मार्केट के अंदर कोई सर्विस या प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जब वो टेस्टिंग हो जाती है उस स्टेज को बोलते हैं प्रमोशनल स्टेज। हर चीज़ की यहाँ पे टेस्टिंग होती है। जब वो आइडिया प्रमोशनल स्टेज से पास हो जाता है उसके बाद में ही एक कंपनी को बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज बोलते हैं इसको, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हम काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं। इसके अंदर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, लीगल प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाता है और रजिस्ट्रार को फीस जमा कराई जाती है। एक तरीके से लीगल तरीके से कंपनी का जन्म करवाया जाता है। इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। थर्ड होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो कैपिटल तो आप इनिशियल जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज है इसी के अंदर आप डाल देंगे। अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है उस केस में आपको क्या कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से भी गुजरना पड़ेगा। इस स्टेज के अंदर आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, प्रायर अप्रूवल लेते हैं जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, और फिर जब लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फिर आपके पास पूरा पैसा का मैनेजमेंट होता है पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में। तो जिन शेयर होल्डर्स को आप शेयर इशू कर देते हैं, जिनको नहीं शेयर इशू किए उनके पैसे आप वापस कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस में होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। और फाइनल, ये थर्ड स्टेप होता है, और फाइनल होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तब रजिस्ट्रार हमें एक नया सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इस सर्टिफिकेट को इशू करने मतलब लेने के बाद में ही एक पब्लिक कंपनी जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। इस जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर क्या होता है, जो रजिस्ट्रार है वो चेक करता है सारे काम सही तरीके से हुए या नहीं हुए, हमारा इनकॉर्पोरेशन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन को सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है। अगर शेयर्स हमने मार्केट से लिए हैं पब्लिक लिमिटेड के केस में तो क्या पूरे रूल्स को फॉलो करके हुआ है वो काम। इन सब चीज़ को चेक करने के बाद में ही हमें कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है और हम हमारा बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये टॉपिक हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर हमने जाना कि 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, और इनके अंदर क्या बेनिफिट रहते हैं प्राइवेट कंपनी के, क्या बेनिफिट रहते हैं पब्लिक कंपनी के, और 1 पर्सन कंपनी कौन बना सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और अपने वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।